अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। In the name of Allah, who is the most merciful and superpower. Today I have come after a long time to speak something on the local self-government. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ तंदुरुस्त अवश्य होंगे। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सूचित कर देना चाहता हूं कि हमारे कंटेंट, हमारी बात किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल व्यूज़ या कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है। हम आते हैं, हम बातें करते हैं सिर्फ जानकारी, सूचना प्रदान करने के लिए, जिससे हम सब कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने की आकांक्षाएं रखते हैं। अर्थात आज हम बातें करेंगे जो महत्वपूर्ण विषय, अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौजूद, जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था, ये पंचायती राज व्यवस्था एक संविधान के पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको जानना हम सभी ग्रामीणों की अति आवश्यक होती है। मैंडेटरी कंपलसरी है कि इस टॉपिक के बारे में, इस मौजू के बारे में, इस विषय के बारे में हम सभी लोगों को जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी आउटलुक हमारे समाज के, सोसाइटी के, लोकेलिटी के, गांव के, प्रखंड के जो भी आउटलुक है, यदि हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुचारू ढंग से जान पाएंगे, तभी हम अपने लीडर, हम अपने नेता, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे किसी भी बातों को संवैधानिक रूप से राइट टू स्पीच, फंडामेंटल राइट के अधीन हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अर्थात हमारे पंचायत के अधीन हमारे गांव समाज के लिए, हमारे गांव समाज के जनता के प्रति विकास किया जा रहा है, हो रहा है या नहीं, इस संबंध में, इस टॉपिक पर, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे। पहले इन मौजू को, इन टॉपिक को शुरू करने से पहले दो बिंदुओं को हमें जानना आवश्यक है कि दो ऐसे शब्द है, हिंदी शब्द, एक का नाम है विकेंद्रीकरण, एक का नाम है केंद्रीकरण, एक का नाम है विकेंद्रीकरण। दो शब्द है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक केंद्रीकरण, दूसरा है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण शब्द जो है, केंद्रीकरण का तात्पर्य होता है किसी एक बॉडी के पास पूरी शक्ति होना, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी, एक सिस्टम के पास पूरी शक्ति होना। एक सिस्टम कह लीजिए, जैसे केंद्र की जो सरकार होती है उसके पास ही सारी शक्तियां होती है, उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण।
और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि शक्तियां बांट देना, डिवाइड कर देना, पावर को सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो ये केंद्रीकरण से जो विकेंद्रीकरण किया गया है, विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यह होता है कि राज्य सरकार के पास शक्तियां होना, जितने अभी 29 स्टेट्स जो है, इनको अपनी अपनी यानी स्टेट गवर्नमेंट को शक्ति डिवाइड कर देना, बांट देना, फिर राज्य सरकार गांव लोकल क्षेत्र में शक्ति को डिवाइड कर देते हैं। इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी शक्ति की बंटवारा कर देना। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हिंदी में, विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण शब्द और विकेंद्रीकरण शब्द को, यानी दोनों शब्द के अर्थ, ये जो मीनिंग है, इन दो शब्दों के मीनिंग को हम लोग जान चुके हैं। और मैं आप सभी साथियों से यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी लेक्चर जो है, हमारी वार्तालाप, ये लॉन्ग है, थोड़ी सी लेंदी जरूर है, लेकिन मेरी कोशिश जो है कि मैं एक एक बिंदु पर बातें करूं, ताकि हर एक बिंदु को आप सभी समझ सके। यदि मैं शॉर्ट में, संक्षेप में, एब्रीविएशन में बातें करूं तो कर सकता हूं, लेकिन आपको एक ठोस जानकारी, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारी लेक्चर, हमारी वार्तालाप लेंदी, लॉन्ग टर्म पे चले जाती है। इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं मैं। तो पंचायती राज व्यवस्था, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों शब्दों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम जानते हैं, चलते हैं, बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है क्या। पंचायती राज व्यवस्था, ये जान लीजिए, 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत अमेंडमेंट, यानी संविधान का संशोधन होते रहता है। तो एक संशोधन हुआ जिसको बोलते 73वां संशोधन। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर निगम के सारे तत्वों को लाया गया है। इसके अधीन नगर निकाय में जितने भी सारे कार्य, जितनी भी गतिविधियां नगर के लोगों, शहरी क्षेत्र, शहर के लोगों के प्रति, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जनता के प्रति किए जाते हैं, ये है नगर निगम 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। तो थोड़ा सा एक बिंदु को हम लोग जानते हैं कि ये प्रशासनिक ढांचा क्या है, देश की जो प्रशासनिक ढांचा है ये क्या है, किस हिसाब से होता है। तो देश की जो प्रशासनिक ढांचा है वो इस प्रकार है। मैं थोड़ा सा डीप बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि मैं भी कोशिश करूं कि संक्षेप में ही हो, लेकिन लेंदी हो जाती है। प्रशासनिक ढांचा जो है, ऊपर में, सबसे ऊपर में जो होते हैं वो होते हैं केंद्र सरकार। यह है प्रशासनिक ढांचा, समझिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पंचायती राज व्यवस्था से, ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस के एग्जाम जो देते हैं स्टूडेंट, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, बीपीएससी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, इस प्रकार के जितने भी कंपटीशन है, हायर लेवल की कंपटीशन है, इन कंपटीशन में भी ये सारे सवालात पूछे जाते हैं। अर्थात अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव की स्टूडेंट, कोई भी प्रतियोगिता, हायर रैंक के जो प्रतियोगिता परीक्षा है, यदि उसके लिए कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, तो हमारी लेक्चर को अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, सरलता पूर्वक आप समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे
कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, इनके तहत प्रशासनिक ढांचा जो है देश के, तो देश के प्रशासनिक ढांचा है, ऊपर में सबसे ऊपर में टॉप 10 के लिस्ट में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर में यह है देश की प्रशासनिक ढांचा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जिसे हम लोग कहते हैं, उसके जस्ट नीचे होते हैं क्या, राज्य सरकार। 29 राज्य, इनके नीचे राज्य सरकार है। और राज्य सरकार से नीचे फिर थर्ड में आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन। देखिए, इनको भी समझिएगा। स्थानीय मतलब लोकल, स्थानीय का मतलब लोकल, स्व मतलब स्वयं, शासन, स्थानीय स्वशासन। तो लोकल के जो शासन है, गवर्न जो किए जाते हैं लोकल में, शहरी क्षेत्र हो गया या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो गया, ये सारे जगह को लोकल कहा गया है, क्षेत्रीय, ग्रामीण इलाका। तो 3 तरह का प्रशासनिक ढांचा जो है, एक सेंट्रल केंद्र सरकार, दूसरे उसके नीचे है राज्य सरकार, फिर क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब इसका तात्पर्य यह है कि स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में ये ग्रामीण, गांव, समाज, ये ब्लॉक, जिला भी इसी में आ जाते हैं उसके दृष्टिकोण से। तो इसको बोलते हैं, अब ये हम लोगों को आज जानना है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो इसी में आता है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था को कब लाया गया, मैंने बताया 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 को। तो इसको लाने से पहले कई बातें चली, हालांकि टॉपिक तो बहुत लॉन्ग है, लेंदी है। कई कमेटी, कई बैठक हुई, जैसे कि महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रीय पिता, नेशनल फादर ऑफ दिस कंट्री, हु वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर जिले में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर जिले में। तो ये 2 व्यक्ति समझेंगे। आज जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जितने जनता है, आज हम लोग लोकतंत्र के जो भागीदार बने हुए हैं, पार्ट बने हुए लोकतंत्र के, ये अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस मौजू पर, खास करके पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी जो है ना, घोर समर्थक थे पंचायती राज व्यवस्था के प्रति, गांव समाज के लोगों के प्रति। महात्मा गांधी, जिसे इस देश के राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी एक ही विचार थी, उनकी एक ही आइडियोलॉजी थी कि गांव के लोग, लोकल के लोग, क्षेत्र लोकल एरिया के लोग, गांव समाज के लोगों को, उनको भी लोकतंत्र का हिस्सा बनाया जाए और गांव के प्रति, समाज के प्रति डेवलप हो सके, विकास हो सके, इसके लिए घोर समर्थक थे। कौन? महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रीय पिता, जिनका पूरा नाम क्या है? करमचंद गांधी। इनको महात्मा गांधी, ये उनका नाम महात्मा गांधी। ये जो महात्मा गांधी जो हम लोग करते हैं ना, वास्तविकता यह है कि इसको महात्मा गांधी क्यों कहा गया? इसका तो उपनाम है महात्मा गांधी, इसका तो वास्तविक नाम करमचंद गांधी है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस देश में प्रथम बार उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को प्रथम बार उन्होंने कहा महात्मा गांधी। इस शब्द को महात्मा, ये 2 शब्दों के जोड़ से महात्मा शब्द का निर्माण हुआ। महा जोड़ आत्मा, यानी महा जोड़ आत्मा। महा का मतलब महान, ग्रेट, इम्पैक्टफुल। पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, विचार के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, देश को
आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से देश को पराधीन यानी अंग्रेजों के चंगुल में जो 225 साल 200 साल से ऊपर ये देश हमारे ये मुल्क जो गुलाम हुए थे, इस देश को उस अंग्रेजों के चंगुल से निकलने की जो आइडियोलॉजी महात्मा गांधी निडर होकर के जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, इनके प्रति कई आंदोलन उन्होंने जो चलाया महात्मा गांधी ने, जिसके कारण महात्मा गांधी को करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कह के पुकारा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्दों के मेल से बनता है महा जोड़ आत्मा। महा का मतलब महान, क्योंकि महात्मा गांधी ने इतनी सारी कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, जेल गए, बहुत कुछ प्रत्येक प्रकार की परेशानी से वो गुजरे, अपनी जिंदगी को डिवोट कर दिए इस कंट्री के लिए, इस देश के जनता के लिए, इस देश के सिस्टम के लिए, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अपनी जिंदगी को निछावर कर दिए। इसी कारण उसे महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इस देश में कह करके पुकारा। महा जोड़ आत्मा, महा का मतलब महान, आत्मा मतलब व्यक्ति। महान व्यक्ति कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ही विचारधारा रही है, उन्हीं की आइडियोलॉजी, उन्हीं की विचारधारा रही है जो आज पंचायती राज व्यवस्था का जो लाया गया है संविधान में, नीति निर्देशक तत्व में इसको कंबाइन किया गया है। ये महात्मा गांधी की देन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन रही है। आज हम लोग गांव के लोकल सोसाइटी के लोग, स्थानीय प्रशासन के तहत ये जो हम लोग आज वोट बैंक के जो पावर है, हम लोग को लोकतंत्र का जो ये अधिकार मिला है, पंचायती राज व्यवस्था के अधीन हमारे गांव समाज में, लोकल क्षेत्र में जो सड़कें, नाला, गली, इस प्रकार के इंदिरा आवास, जितने सारी विकसित की दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं पंचायती प्रतिनिधि के तहत, ये सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था का कारण है। और पंचायती राज व्यवस्था का घोर समर्थक कौन रहे थे? यानी विकास, गांव के विकास, वो है महात्मा गांधी की, उसकी मजबूत आइडियोलॉजी रही है। गांव के जनता, गांव के लोग, गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके प्रति उनके विकास के लिए महात्मा गांधी की ये मजबूत स्टैमिना आइडियोलॉजी उनकी रही है। तो ये प्रशासनिक ढांचा के बारे में जो मैंने बताया, केंद्र सरकार, सेकंड में है राज्य सरकार, तीसरा है ये लोकल यानी गांव, शहरी क्षेत्र। तो ये तीन तरह का, तो महात्मा गांधी इसका बहुत बड़े सपोर्टर थे, ब्लाइंड सपोर्टर थे गांव के विकास के लिए। तो सेम इसी विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। गांव के विकास के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चूंकि देखिए सर्वप्रथम महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की जन्म कितना को हुआ था? 2 अक्टूबर को 1869। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को इन्होंने गांव के विकास के प्रति, समाज के विकास के प्रति, लोकल एरिया के विकास के प्रति एक कार्यक्रम चलाए, एक प्रोग्राम रन किए। 1952 को 2 अक्टूबर, चूंकि महात्मा गांधी के गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर, इसलिए 2 को वो जोड़ा। तो 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रोग्राम चलाया गांव के विकास के प्रति, लोकल क्षेत्र के डेवलपिंग के प्रति, लेकिन वह असफल रह गया। इनकेस कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रोग्राम कार्यक्रम चलाए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, वो असफल रह गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो प्रथम जब उनके प्रोग्राम असफल रहा तो फिर उन्होंने 1953 को चलाया ये 2 प्रोग्राम। 1952 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए, 1952 को प्रथम प्रोग्राम,
जो गांव के विकास के प्रति रही थी, वो प्रोग्राम क्या हुआ, असफल हुआ। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा कोशिश किया और उन्होंने जाकर के 1953 को सेम प्रोग्राम चला दिया। फिर वो प्रोग्राम क्या हुआ, असफल रहा। तो ये परेशानी में फंस गए कि दो प्रोग्राम रन किया समाज के प्रति, गांव के लोगों के प्रति, गांव के विकास के प्रति, लेकिन दोनों क्या रह गए, असफल रह गए। तब फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बुलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक समिति बुलाई, यानी ठीक 2 साल के बाद 1952 को एक चलाए थे प्रोग्राम, 1953 को दूसरा। तब दोनों जब असफल हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक समिति बुलाई गई, जिसको बोलते बलवंत राय मेहता समिति। यानी जस्ट 2 साल के बाद एक समिति बुलाई, बलवंत राय मेहता समिति। तो 1957 को 2 साल नहीं, 1957 को बलवंत राय समिति की समिति बुलाई गई। तो बलवंत राय समिति से अपनी बातों को रखा कि मैंने विकास के प्रति, लोकल क्षेत्र के विकास के प्रति दो प्रोग्राम को मैंने संचालन किया, लेकिन दोनों प्रोग्राम असफल रहा। इसके पीछे कारण क्या है, बलवंत राय समिति से यह बात रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो बलवंत राय मेहता बोला कि सर, आपने जो प्रोग्राम संचालन किया, तो इस प्रोग्राम में जनता को भागीदार किए थे, यानी जनता को पार्टिसिपेट करवाए थे, मौका दिए थे जनता को, तो बात आई नहीं। तो जब जनता यह विकास की बातें जो चल रही है, विकास के प्रति जो कार्यक्रम किए गए 1952 1953 को, तो ये जनता के प्रति रही थी, तो जनता की भागीदारी होना अनिवार्य होता है। तो फिर उन्होंने बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति का गठन करने का एक सुझाव दिया। त्रिस्तरीय, जिसको बोलते ग्राम पंचायत, ब्लॉक ग्राम पंचायत, एक होता ब्लॉक स्तर पे और एक होता जिले स्तर पे। त्रिस्तरीय कमेटी की सुझाव दिया, किसने, बलवंत राय मेहता ने। तो इसको लेकर के फिर एक कुछ समय के बाद इसको मतलब तब तक चलते रहा, इसको अच्छे विचार आए बलवंत राय मेहता के ओर से, तो इनको एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। फिर एक आपका ये चला, क्या बोलते हैं कि फिर एक समिति, लास्ट में एक समिति बुलाई गई। हालांकि बीच में एक अशोक मेहता समिति की बात भी रही है, लेकिन लास्ट में आकर के LM समिति, जिसको बोलते हैं LM सिंघवी समिति के द्वारा लास्ट में इस तरह से अंतिम में आ जाता है LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी को। तो बलवंत राय से जो सुझाव मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को रन किया गया, लेकिन पूरी तरह से रन नहीं कर पाया, असफल इसमें भी रहा। तो अंतिम में बीच में तो एक अशोक समिति की बात चली है, लेकिन अंत में लास्ट में 1986 ईस्वी को LM सिंघवी समिति की बैठक हुई। तो इस बैठक में फिर बातें लाई गई कि सर आखिर क्या कारण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बातों को रखा कि आखिर क्या कारण है कि इतने सारे कुछ करने के बावजूद भी बार बार प्रोग्राम या ये जो मिशन है ये असफल रहता है। तो फिर लास्ट LM सिंघवी समिति 1986 को इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय कमेटी के साथ साथ इसको संवैधानिक रूप दिया जाए, संवैधानिक अधिकार दिया जाए, तभी ये सफल होने का प्रबल संभावना होती है या सफल होने का 100% चांसेस बनती है। तो ठीक इसी प्रकार इसको जो लास्ट LM सिंघवी समिति, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को देने का सुझाव किसने दिया? तो बात हमें याद होनी चाहिए, LM सिंघवी समिति ने। ये कितने ईस्वी को ये बैठक हुई थी? 1986 ईस्वी को। तो इन्हीं ने पंचायती राज व्यवस्था को आपका संवैधानिक अधिकार यानी दर्जा देने का सुझाव दिया था। बाद में 1973 को 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया और ये उसी समय से पंचायती राज व्यवस्था सफल रहा। आज ये महात्मा गांधी की विचारधारा रही है जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हजारों कोशिश के बाद आज ये पंचायती राज व्यवस्था कायम है। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि गांव के लोगों के प्रति, विकास के प्रति अपने मुहिम चलाना, कई जो मुहिम चलाए 1952 और 53 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी तो इसके घोर समर्थक थे, यानी ब्लाइंड सपोर्टर। किसके? ग्रामीण के, लोकल क्षेत्र के। अब हम लोग आ जाते हैं इस माध्यम से त्रिस्तरीय यानी LM सिंघवी समिति 1986 के तहत त्रिस्तरीय समिति, त्रिस्तरीय कमेटी के साथ साथ संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो इनको संवैधानिक दर्जा मिल करके 1993 को यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत यह अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंट यह हो गया। अब आ जाती है बात कि ग्रामीण के, अब हम लोग मुख्य बातें, ये तो एक थोड़ी सी छोटी सी परिचय के दृष्टिकोण से वार्तालाप कर रहे थे। अब हम लोग बातें करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये गांव समाज के न्याय विकास के प्रति जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय पर बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मौजू यह है कि 29 विषय पर 29 टॉपिक्स पर 29 यानी 29 मेमोरेंडम पर कार्य करने का अधिकार दिया। यानी जिस प्रकार गांव के नाला, गांव के सड़कें, गांव के किसके घर इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है, किसे क्या लाभ देनी चाहिए, तो ये 29 विषयों पर काम करने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि गांव के जो विकास के प्रति 2 पॉइंट को लाया गया, 2 बिंदु को, जो मुख्य बिंदु गांव के प्रति, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका को में रखा गया। देखिए, कार्यपालिका शब्दों से समझिए, कार्यपालिका यानी कार्य करने क्या, जो जिसको शक्ति अधिकार दिया गया है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में आ जाते हैं आपका मुखिया, वार्ड मेंबर, मुखिया के वार्ड सदस्य जो होते हैं, ये लोग कार्यपालिका में आ जाते हैं। न्यायपालिका में आ जाते हैं सरपंच न्यायपालिका में आ जाते हैं। न्यायपालिका शब्द से समझिए, न्यायपालिका यानी न्याय को पालन करवाने वाला, न्यायपालिका है ना। तो न्यायपालिका काम क्या दिया गया है इस पंचायती राज व्यवस्था के अधीन कि गांव समाज के लोग जनता के प्रति अगर किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट हो जाए, किसी भी प्रकार की विवाद हो जाए, कोई भी इस तरह की विसंगति गतिविधि हो जाती है, तो सरपंच को यह अधिकार दिया गया है कि वो इस डिस्प्यूट को, इस मामला को अपने स्तर पर ग्राम कचहरी के माध्यम से वो मामला को हल करे। अफसोस की बात तो यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हमारे समाज के लोग, आज हमारे समाज की जनता, जो अभी का जो आउटलुक है वो सबके संज्ञान में है, सबके स्मरण में बातें हैं। किसी भी प्रकार की कोई बात हो जाती गांव के जनता के प्रति, वो फौरन जाकर के केस करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई मारपीट करते हैं। तो आश्चर्य लग रहा है,
आज गांव के समाज, गांव के लोग अगर आपस में लड़ झगड़ करके किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट करते हैं तो न्यायपालिका जो है, इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो न्यायपालिका का गठित किया गया है, जो बॉडी है इनका सरपंच, इनको सूचना दिए बगैर, इनके जानकारी इनको दिए बगैर फौरन क्या करते हैं, थाना पर जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं, या फिर कोर्ट चले जाते हैं, न्यायालय में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के गांव के जनता, चाहे जमीन की विवाद हो या किसी भी प्रकार की जो विवाद हो, मारपीट, छोटी मोटी बातों को लेकर के फौरन थाना जाकर के एफआईआर कर देते हैं। अफसोस की तो बात है कि ऐसे लोग जाकर के थाना में एफआईआर करके दोनों पार्टी एक के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज करते हैं उसके खिलाफ, जब किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करते हैं या करवाते हैं तो दोनों को लड़ना पड़ता है। बर्बादी तो दोनों को होना है, बर्बाद तो दोनों को होना है। केस लड़ते लड़ते, न्याय लड़ते लड़ते, जबकि इस बातों को समझना चाहिए कि गांव के पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि है, सरपंच, इनको सूचना दिए बगैर इस तरह का घटना गतिविधि करते हैं। अफसोस की और बात तो यह है कि गांव के लोग जो है वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, बहुत ही कम संख्या में क्या होते हैं कि शिक्षित होते हैं। अफसोस की तो बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पंचायत प्रतिनिधि होते हैं कि कुछ ऐसे मामला को भी ले जाकर के वो चाहते हैं कि नहीं तुम आगे बढ़ो, लड़ाई करो, लड़ करके फूट हो जाओ, मारपीट करके तुम केस करो और लास्ट में तुम मेरे पास आओ। ऐसे भी, इस प्रकार के भी अभी वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोग होते हैं। कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जो वो मामला को आगे बढ़ावा देते हैं कि तुम लड़ो। ये आउटलुक अभी देखा जा रहा है। हालांकि सारे प्रतिनिधि ऐसे नहीं होते। कुछ लोग जो करप्टेड बॉडी है, जिनको शक्तियां मिलती है, जिसे गांव के उन जनता द्वारा चुने जाते हैं और उन जनताओं को शोषण करने के लिए वो उसी जनता के जो बॉडी होते हैं, कुछ लोग होते हैं, जब आपस में विवाद कर लेते हैं, किसी प्रकार की मामला कर लेते हैं, तो उस मामला को ले जा करके आगे बढ़ावा देते हैं, केस काटने का सलाह देते हैं। कम से कम सोचिए, कुछ शोषण के प्रति, कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए उस जनता को गुमराह करके आगे बढ़ा दिया जाता है, केस करा दिया जाता है, थाना भेजवा दिया जाता है। थाना जाते हैं, सीआरपीसी धारा 144 के अधीन, सीआरपीसी धारा 154 154 के अधीन थानाध्यक्ष को तो एफआईआर दर्ज करना उनके लिए कंपलसरी है, लाजमी है। उनको तो एफआईआर या फिर चालान दर्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह का गुमराह करके, लोगों को परेशान करके, उनकी शोषण करके क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं किसी भी प्रकार का समाज का प्रतिनिधि, अगर हमें चुने जाते हैं, हमें इलेक्टेड किए जाते हैं, हम यदि अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाएंगे, चंद पैसों के लिए यदि हम समाज के लोगों को शोषित करेंगे, तो ये इस बात से सुनिश्चित करना होगा, यदि किसी गरीब पीड़ित को हम शोषण करके 10% कुछ चंद पैसों के लिए उनको गुमराह करके आगे भेज देते हैं, प्रमोट कर देते हैं गलत गतिविधि पर, गलत रास्तों पर उतरने के लिए। इस धरती का, इस दुनिया का तो कोई है जो देख रहा है, इस दुनिया को संचालन कर रहा है, कोई तो है, कोई तो है कि इस सृष्टि को संचालन करता है। आज अगर हम किसी के साथ में गलत करेंगे, यदि मुझे इलेक्ट किया जाता है, यदि मैं एक प्रतिनिधि हूं, यदि मैं किसी के साथ में गलत करता हूं, तो इनका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। अगर आप एक प्रतिनिधि है, आप अगर किसी
ईमानदार निर्दोष लोग को, निर्दोष व्यक्ति को, इलिटरेट व्यक्ति को यदि आप या मैं गुमराह करूं तो इनका जो परिणाम होगा ना, अंततः इतना बुरा परिणाम होगा जो रिश्वत के पैसे, भ्रष्टाचार करके, करप्टेड बॉडी होकर के, इनके पैसे वसूल करके जो हम अपने घर को या अपने स्व विकास के प्रति उस पैसे को लोगों को शोषित करके, लूट करके अगर हम इस पैसों के इस्तेमाल करेंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा एक दिन, इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसका बुरा परिणाम, इसका जो बैड इंपैक्ट है वो हमारे जनरेशन पे आएगा। पाप का घड़ा जब भरता ना तो वो बड़ी जोर से फटता है। जब पाप का घड़ा भरेगा, अगर मैं गलत करूं, यदि मैं एक पंचायत प्रतिनिधि हूं, आप हैं, कोई भी ABCD कोई भी व्यक्ति है, और जिस लोगों ने, जिन जनताओं ने, जिन प्रजा ने मुझे चुना, आपको चुना, उन प्रजा को हम शोषित करके अपने इकोनॉमिक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अपने अर्थशास्त्र को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो यह हमें सुनिश्चित हो जाना होगा, या आपको सुनिश्चित हो जाना होगा कि इसका परिणाम जो है हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे बाल बच्चे पर भी आएंगे। लोग लालच, पैसों की जो लालच, कहा गया ना पैसा बोलता है। पैसा एक समय ऐसा आएगा कि पैसा ऐसा बोलेगा कि इस दुनिया, इस टाइम, अभी जो टाइम जो है, ये गतिशील समय जो है, इस टाइम के साथ साथ आने वाले वक्त में भी, आने वाले टाइम में भी हमारे नस्ल पे उनके जो लोगों को क्राफ्ट करके, लोगों को शोषित करके, उनके पैसे को अगर हम गलत इस्तेमाल, शोषण करके, यानी लोगों को, गरीब लोगों को बुरी तरह से अगर हम परेशान करके, गुमराह करके, उनको पैसे लूट करके अगर अपने इकोनॉमिक को मजबूत करेंगे तो इसका भरपाई हमें करना पड़ेगा। नो वन कैन स्टॉप इट। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, जिनको जो जिम्मेदारी मिलती है, जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, जिस चीज़ के लिए चुने जाते हैं, उनको ईमानदारी पूर्वक फुलफिल करना चाहिए, निभाना चाहिए। लोग आज के वर्तमान समय में, लोग देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पुलिस के पास दौड़ते हैं, कोर्ट दौड़ते हैं, वकील को पकड़ते हैं, जाकर के दूसरों को FIR कर देते हैं, केस कर देते हैं। तो और जब उनका प्रोसीडिंग में उनका खर्च लग जाता, बहुत सारे पुलिस गलत नहीं है, ये पुलिस प्रशासनिक विभाग जो है गलत नहीं होता। अगर कोई गलत करता तो हम जैसे जनता है, हम जैसे प्रतिनिधि है, हम जैसे गांव समाज के जो जनता है, वही लोग उनको क्राफ्ट करता, भ्रष्ट करता, बाद में हमें लोग उनको गालियां देते हैं। अफसोस की बात है। पुलिस, कोई भी विभाग के कोई भी व्यक्ति हो, उनको सैलरी दी जाती है। अगर एक IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, SP है या DM है, वो कभी नहीं कहेगा कि आप जाकर के किसी को रिश्वत दीजिए। हम तो खुद अपना शोषण खुद से कराते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या के प्रति अपने लोकल के जो स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडी प्रतिनिधि, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी उनको उनके पास जाकर के रखिए, सरपंच प्रतिनिधि के पास जाकर के रखिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। हालांकि हम इस विषय में डिटेल में बात नहीं कर पाए,